हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। राइट, कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर पहले मैं बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका क्या बनता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका आईपी एड्रेस, सबनेट्स। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर आ जाता है टीसीपी। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपकी जितनी भी लेयर्स हैं सबके इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, प्रोटोकॉल्स हर लेयर के, फंक्शनिंग हर लेयर की, उसके ऊपर आ सकता है। फिजिकल लेयर के अंदर आपके जितने भी डिवाइसेस बनते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके एप्लीकेशन लेयर के सारे प्रोटोकॉल्स आपको आने चाहिए। ठीक है, और टीसीपी यूडीपी में डिफरेंस, ये सारे के सारे बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। राइट, कि इसमें से क्वेश्चन आने के लगभग 90% चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अ स्विच रिसीव्स अ फ्रेम विद सोर्स मैक अननोन है, डेस्टिनेशन मैक अननोन है। ठीक है, कि हमें ना तो उसका सोर्स पता, ना उसका हमें डेस्टिनेशन पता। द स्विच विल ड्रॉप द फ्रेम। अब स्विच क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा फ्रेम को, या लर्न ओनली द डेस्टिनेशन मैक, या फिर लर्न द सोर्स मैक एंड फ्लड द फ्रेम, या फिर फ्लड करेगा फ्रेम को विदाउट लर्निंग एनी एड्रेस। तो इसका क्या करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, जो स्विच होता है वो लर्न करता है। ठीक है, वो लर्न करेगा सोर्स की, जहाँ से आ रहा है वहाँ से उसका एड्रेस उसको पता लग जाएगा, सोर्स मैक पता लग जाएगा। अब क्योंकि उसको डेस्टिनेशन नहीं पता कहाँ तक पहुँचाना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से फ्लड कर देगा, यानी सबको भेज देगा। तो ये करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। S1 में गिवन है टीसीपी सीक्वेंस नंबर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है बाइट्स को। कि ठीक है, सीक्वेंस नंबर से पता लग जाएंगे अब कौन सी नेक्स्ट बाइट होनी चाहिए, फिर कौन सी नेक्स्ट बाइट होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, टीसीपी एक्नॉलेज टीसीपी एक्नॉलेजमेंट नंबर्स एक्नॉलेज बाइट्स। जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है ना टीसीपी के अंदर, वो क्या करता है, एक्नॉलेज करता है बाइट्स को। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है टीसीपी रीट्रांसमिट एक्नॉलेजमेंट्स आफ्टर टाइम आउट। जैसे ही टाइम आउट हो जाएगा वो दोबारा से क्या करेगा, रीट्रांसमिट करेगा उन एक्नॉलेजमेंट को। तो ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि टीसीपी जो होता है रीट्रांसमिट करता है लॉस्ट डेटा फ्रेगमेंट को, ना कि एक्नॉलेजमेंट को। ठीक है, लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो लॉस्ट डेटा सेगमेंट्स, ना कि एक्नॉलेजमेंट। तो ये इसलिए गलत कह रखा था, इसी वजह से ये पॉइंट गलत हो जाता है। तो S1 एंड S2 बोथ आर ट्रू। ये जो टीसीपी और जो आईपी, इनके जो आपके हेडर है ना, वो आप अच्छे से करके जाइएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि इसके अंदर जैसे एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या करता है, सीक्वेंस नंबर क्या करता है, ये आपको क्वेश्चन पूछ लिया। सिमिलरली आपका टाइम टू लीव, ये इस तरह से काफ़ी सारे इसके अंदर आपके हेडर के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वेरियस राउटिंग जो एल्गोरिथम है वो दे दी जाएंगे, पूछेंगे कि इस पर कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। विच राउटिंग प्रोटोकॉल इज़ प्राइमरली यूज फॉर इंटर डोमेन राउटिंग ऑन द इंटरनेट। इंटर डोमेन राउटिंग करनी है तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल होगा, हम उसके लिए यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जो राउटिंग प्रोटोकॉल है जो यूज़ किया जाता है बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स। ठीक है, इसको इंटर डोमेन राउटिंग बोलते हैं, वो होता है ये। ठीक है, जो RIP है वो है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। डिस्टेंस वेक्टर किस टाइप की राउटिंग है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है जो यूज़ किया जाता है विद इन ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है, विद इन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, विद इन ऑटोनोमस सिस्टम में यूज़ किया जाता है, यानी इंट्रा डोमेन। ये क्या है, यहाँ लिख रही हूँ, इंट्रा डोमेन है ये। ठीक है, जो OSPF है ये लिंक स्टेट राउटिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये भी यूज़ की जाती है विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम, तो इसीलिए ये क्या बन गई, इंट्रा डोमेन बन गई ये भी। ठीक है, ISIS ये क्या है, ये भी लिंक स्टेट राउटिंग ही का ही एग्जाम्पल है, और ये भी सेम है, इंट्रा डोमेन है, मतलब कि विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम इसको यूज़ किया जाता है। तो बचाइए बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, every ICMP packet is encapsulated inside an
आईपी पैकेट, जो आईपी पैकेट है उसी के अंदर आईसीएमपी पैकेट भी रखा जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमें सारी की सारी जो अगर कुछ एरर आ गया तो हमें वो इससे पता लग जाएगा, ठीक है। एवरी आईपी पैकेट कैरीज टीसीपी और यूडीपी, हर आईपी पैकेट के अंदर टीसीपी या यूडीपी की इंफॉर्मेशन होती है, नहीं, ये गलत है। जो आईपी पैकेट होता है ना वो कैरी करता है आईसीएमपी, आईजीएमपी और अदर प्रोटोकॉल्स, जो भी इसके लेयर के होते हैं वो, ठीक है। खाली ये नहीं कि टीसीपी और यूडीपी ही मतलब कैरी करता है, तो ये गलत है, ठीक है। एवरी टीसीपी सेगमेंट इज इनकैप्सुलेटेड इनसाइड एन आईपी पैकेट, हर टीसीपी सेगमेंट इनकैप्सुलेटेड होता है आईपी पैकेट के अंदर, तो ये बिल्कुल ठीक है। एवरी ईथरनेट फ्रेम मे नॉट कंटेन एन आईपी पैकेट, हर ईथरनेट फ्रेम ज़रूरी नहीं है कि आईपी पैकेट को कंटेन करे, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो लेयर 2 पे आता है ना, तो ज़रूरी नहीं है वो आईपी पैकेट की इंफॉर्मेशन को कंटेन करेगा। लेकिन इसमें कहना कि हर आईपी पैकेट सिर्फ ये दोनों ही कंटेन करता है, तो ये बिल्कुल गलत था, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज करेक्ट, ये देखना है हमें। स्टॉप एंड वेट इज स्पेशल केस ऑफ स्लाइडिंग विंडो, स्टॉप एंड वेट जो है वो स्पेशल केस है स्लाइडिंग विंडो का। गो बैक एंड बफर्स आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट सेट्स रिसीवर एंड, या सेलेक्टिव रिपीट रिक्वायर्स क्यूमुलेटिव एक्नॉलेज ओनली, या फिर स्लाइडिंग विंडो गारंटी जीरो पैकेट लॉस। तो इसमें से क्या करेक्ट है, तो इसमें से स्लाइडिंग विंडो का एग्जाम्पल स्टॉप एंड वेट है, ये बिल्कुल ठीक है। गो बैक एंड बफर करता है आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट को, तो ये गलत है, ये आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स को बफर नहीं करता, बल्कि ये इन पैकेट्स को डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। नाउ सेलेक्टिव रिपीट रिक्वायर्स क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट ओनली, कि ये क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट को ही लेता है, नहीं, ये इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट को यानी सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट को भी यूज़ करता है, ठीक है, सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट को यूज़ करता है ये, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो गारंटीज जीरो पैकेट लॉस, ये गारंटी देती है, नहीं, ये इम्प्रूव कर देती है इफिशिएंसी को, लेकिन गारंटी नहीं देती कि कोई पैकेट लॉस ही नहीं होगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। करेक्ट आंसर इज ए। और थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देते हैं। स्टॉप एंड वेट, इसके अंदर पूछ लिया जाए अगर स्लाइडिंग विंडो का साइज क्या रहता है, विंडो साइज इज इक्वल टू 1, ठीक है। गो बैक एन के अंदर क्या होता है, नो रिसीवर बफरिंग होती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, नो रिसीवर बफरिंग, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो रिलायबल रहती है, लेकिन एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, स्लाइडिंग विंडो रिलायबल रहती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पैकेट लॉस नहीं होगा उसमें, ठीक है। नॉट ज़ीरो पैकेट लॉस, ठीक है, तो ये इसके अंदर है, तो करेक्ट आंसर इज़ ए। इनको अभी आप ओवरव्यू ले जाना, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, कि इसमें कितना विंडो साइज़ यूज़ होता है, कितना पैकेट्स वो एक टाइम पे भेज सकता है, पैकेट लॉस हो जाए तो क्या होगा, ये हर तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको उसकी फंक्शनिंग पता होनी चाहिए, राइट। नाउ विच प्रोटोकॉल इज़ लीस्ट सुटेबल फॉर यूज़र्स हु फ्रीक्वेंटली स्विच बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस, कौन सा प्रोटोकॉल है जो मतलब कि इतना यूज़ नहीं होता, मतलब लीस्ट सुटेबल है फॉर यूज़र जो फ्रीक्वेंटली स्विच करते हैं मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर। तो इसके अंदर आई मैप होगा, या फिर POP3 विद डिफ़ॉल्ट डाउनलोड एंड डिलीट बिहेवियर, या SMTP या MIME। तो आई मैप को यूज़ कब किया जाता है, ये कीप्स ईमेल्स ऑन सर्वर, ये अलाउ करती है सिंक्रोनाइजेशन, अलाउ सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स, मल्टीपल डिवाइसेस। तो ये क्या है, मल्टीपल डिवाइसेस का इसके अंदर जो हो रहा है ना, तो ये इसीलिए ये प्रोटोकॉल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर। POP3 का काम क्या होता है, डाउनलोड करता है ईमेल को टू वन डिवाइस और रिमूव करता है फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। ये क्या करता है, डाउनलोड करता है ईमेल डिवाइस पे और रिमूव कर देगा ईमेल को सर्वर से। तो इसका कोई मल्टीपल रोल नहीं है, मतलब ठीक है, दो डिवाइसेस ही यूज़ हो रहे हैं, एक सर्वर यूज़ हो रहा है, एक डिवाइस यूज़ हो रहा है, तो बहुत मल्टीपल इसके अंदर अलग अलग मशीन्स या डिवाइसेस या फिर सर्वर यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए ये लीस्ट
फ्रिक्वेंटली यूज्ड है, ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर इज़ बी। SMTP भी, क्योंकि हम एक ईमेल को मल्टीपल डिवाइसेस को भेज सकते हैं, मल्टीपल मेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, तो ये भी मल्टीपल जगह यूज़ हो रहा है, तो ये भी इसका ये लीस्ट जो है सूटेबल नहीं है। MIME इसके अंदर क्या होता है, एक्सटेंड करता है ईमेल फॉर्मेट को, ताकि इसमें अटैचमेंट्स मल्टीमीडिया को भी हम सेंड कर सकें मेल में, तो ये भी मल्टी डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन है, तो इसका करेक्ट आंसर इज़ बी। नाउ अ सबनेट मास्क इज चेंज फ्रॉम 255 से लेकर ये दे रखा है हमें इस तक चेंज कर दिया हमने, ठीक है। ये मास्क है, मास्क का मतलब कि जो यहाँ लिखा है ना, इट मीन्स कि उतने 1111 आएंगे, ठीक है, और जो रेस्ट बच जाएंगे, जो ज़ीरोज़ रह जाएंगी, वो हमारे बताएंगे कि कितने होस्ट हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1111 दे रखा है, तो ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये है ये 255.255.255.0, ठीक है। इसका मतलब ये मास्क बना दिया, तो इसका मतलब जो ये है, ये मेरा नेटवर्क एड्रेस को बता रहा है, और 8 ये 2 raised to the power 8, ये 2 raised to the power 24, ये मुझे बता रहा है मेरे इतने नेटवर्क एड्रेसेस हैं, और ये 2 raised to the power 8 हमें बता रही है कि इतने हमारे होस्ट एड्रेस हैं। लेकिन इनमें से हम -2 कर देते हैं, तो उससे हमारे क्या आ जाते हैं, जो यूजेबल होस्ट हैं वो हमारे निकल के आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली हम इसको ऐसे चेक करेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर 24 आए थे, तो इसमें 92 के अंदर क्या हो जाएगा, 92 का मैं यहीं पे लिख रही हूँ, 92 के अंदर बस यहाँ पे ये 2 और आ जाते हैं, ठीक है, बाकी 1 2 3 4 5 6 रेस्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो अब हमें बताना है इसके अंदर तो कितने आए, 24 नेटवर्क आए, इसके अंदर 26 नेटवर्क एड्रेसेस बनेंगे, मतलब कि 2 raised to the power 24 2 raised to the power 26, ठीक है। अब ये कहता है सबनेट मास्क चेंज हुआ है, यानी कि उसने और सबनेट्स को क्रिएट किया है। कितने बिट्स बोरो लिए थे, 2 बिट्स बोरो लिए हैं ना इससे, तो इसका मतलब इसने 2 और सबनेट बनाए हैं अपने, ठीक है, इसका मतलब यही आ रहा है। तो होस्ट इंक्रीज हो जाएंगे, या ब्रॉडकास्ट डोमेन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगी, या नंबर ऑफ सबनेट्स इंक्रीजेज वाइल होस्ट पर सबनेट डिक्रीज हो जाएगा, या फिर नेटवर्क आईडी रिमेन अनचेंज। नेटवर्क आईडी चेंज हो रही है, अनचेंज नहीं है, ये हम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्ट डोमेन इंक्रीज हो जाएगी, नहीं। होस्ट इंक्रीज हो जाएंगे, ये भी नहीं, क्योंकि होस्ट भी डिक्रीज हो जाएंगे ना, कि जितने 1 यहाँ बढ़ते जाएंगे होस्ट उतने कम होते चले जाएंगे ना। तो ये कह रहा है नंबर ऑफ सबनेट तो इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन जो होस्ट है पर सबनेट वो डिक्रीज हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक कह रखा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which subnet mask provides the minimum number of host address while supporting at least 100 होस्ट। हमें कम से कम 100 होस्ट तो कम से कम सपोर्ट करे वो, ठीक है, ऐसा हमें यहाँ पे एड्रेस देखना है। अब यहाँ पे हमें सब नेटवर्क्स का पता लग रहा है, ठीक है, जो /28 इट मीन्स कि 28 1 आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तीसरा। अब 28 है, ये सारे के सारे मिलके 24 हो गए, तो 1 2 3 4 बस इतने, ठीक है। ये हमारा बन गया क्या, 24 + 4 28 हमारे ये बने क्या, नेटवर्क। होस्ट कितने बने, 2 raised to the power 4, उसमें से भी 2 हम माइनस कर देंगे, तो 16 - 2 14 बने ना होस्ट। हमें तो 100 होस्ट चाहिए, तो अब 25 पे आ जाइए, 25 पे आ जाएंगे, तो कितने बचे, 25 करो, 24 है, तो ये यहाँ पे मैं यहाँ का नहीं लिख रही, ठीक है, ये सब सेम रहेगा, यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, बस ये एक आएगा, ठीक है, ये आएगा। तो अब यहाँ पे कितने बचे, 2 raised to the power 7, 2 raised to the power 7 कितने होते हैं, 128 होते हैं। 128 में से -2 कर देंगे तो 126 आ गए, तो ये मिनिमम 100 होस्ट की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, अभी तक तो ये ठीक है। 26 देखेंगे, जैसे ही दूसरा 1 बढ़ जाएगा तो ये 2 raised to the power कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे ही एक बढ़ जाएगा तो 6 0 बची ना, 6 0 बची, तो 2 raised to the power 6 होस्ट पॉसिबल है, उसमें से भी 2 माइनस कर दो, तो कितने आ जाएंगे, 32 में से 2 माइनस कर देंगे, इसमें 30 होस्ट आएंगे, और सिमिलरली इसके अंदर आएंगे हमारे, सॉरी इसके अंदर आएंगे हमारे 62, ठीक है, 62 आएंगे इसके अंदर,
ये गलत लिख दिया मैंने, 64 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 32 - 2 यानी कि 30 होस्ट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये ही सूटेबल है क्योंकि इसके अंदर मिनिमम 100 होस्ट की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है। तो करेक्ट आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल पेयर प्राइमरीली यूजेज यूडीपी बाय डिफ़ॉल्ट? बाय डिफ़ॉल्ट यूडीपी ही यूज़ करता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि जो ये प्रोटोकॉल्स हैं इनमें से कौन सा टीसीपी यूज़ करता है, कौन इनमें से यूडीपी को यूज़ करता है। तो एचटीटीपी एफटीपी क्या यूज़ करते हैं? एचटीटीपी एफटीपी यूज़ करते हैं टीसीपी कनेक्शन को। ठीक है, क्योंकि इसमें रिलायबिलिटी चाहिए होती है ताकि रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है, डीएनएस डीएचसीपी ये क्या यूज़ करते हैं? डीएनएस डीएचसीपी यूज़ करते होते हैं क्या? यूडीपी का, ताकि इसके अंदर फास्ट क्वेरी का रिस्पॉन्स दिया जा सके। ठीक है, फास्ट क्वेरी एग्जीक्यूट हो सके, जो भी इसमें हमें आईपी को रिजोल्व करना है। ठीक है, आईपी एड्रेस को असाइन करना है, तो ताकि फास्ट वर्क हो सके, इसीलिए हम इसके अंदर यूडीपी का यूज़ करते हैं। एसएमटीपी पॉप3 अगेन इसमें टीसीपी यूज़ होता है क्योंकि इसमें रिलायबिलिटी मेंटेन करनी होती है। एसएसएच और टेलनेट रिमोट लॉगिन है, तो इसमें भी हमें सिक्योरिटी देखनी होती है, रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, तो इसमें भी टीसीपी का यूज़ होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा डीएनएस रिजोल्वर रिसीव्स रिस्पॉन्स विद द टाइम टू लीव वैल्यू ऑफ 600 सेकेंड्स। ठीक है, अब TTL क्या डिटरमाइन करती है कि कितना मैक्सिमम पैकेट लाइफ टाइम है इन द नेटवर्क, या फिर हाउ लॉन्ग DNS रिस्पॉन्स में बी कैश्ड, या फिर TCP सेशन टाइम आउट, या फिर DHCP लीज ड्यूरेशन। तो ये क्या बताती है TTL? ये बताती है हमें कितना, हाउ लॉन्ग अ DNS रिजोल्वर कैन कीप द DNS रिकॉर्ड। ठीक है, यही है कहा गया, हाउ लॉन्ग DNS रिस्पॉन्स मे बी कैश्ड। ठीक है, तो बिफोर इट मस्ट क्वेरी द DNS सर्वर अगेन, जैसे ही वो दोबारा से सर्वर पे क्वेरी जाएगी उससे पहले वो कितनी देर तक उसको कैश में उस रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकता है, वो बताती है हमें TTL वैल्यू। राइट, अब आप कहेंगे कि ये भी तो बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो बात कर रहा है ये कर रहा है IP पैकेट TTL की। IP पैकेट, जो IP हेडर के अंदर TTL होता है ना, उसके बारे में बात करें कि कितने देर तक मैक्सिमम पैकेट लाइफ टाइम इन द नेटवर्क में कितनी देर तक उसका लाइफ टाइम है उस पैकेट का, तो वो IP पैकेट के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे हम DNS के बारे में बात कर रहे हैं, तो DNS का भी TTL होता है, उसकी डेफिनेशन होती है कि कितनी देर तक वो कैश में रहेगा DNS का रिकॉर्ड। ठीक है, तो वो उसके बारे में बात करते हैं, इसलिए B करेक्ट आंसर हो जाएगा। TCP सेशन टाइम आउट जो होता है वो अनरिलेटेड है, वो DNS को कोई लेना देना नहीं है। DHCP लीज ड्यूरेशन है वो डिटरमाइन की जाती है DHCP सर्वर से, तो उसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IPv4 एड्रेस इज असाइन ऑटोमेटिकली व्हेन अ DHCP सर्वर इज अनअवेलेबल? जब DHCP सर्वर अनअवेलेबल रहेगा तो कौन सा IPv4 एड्रेस असाइन किया जाएगा? ठीक है, तो हम असाइन करेंगे फर्स्ट, या फिर ये या फिर ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। हम ये असाइन कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर DHCP सर्वर हमारा अनअवेलेबल रहता है तो। ठीक है, को बोलते होते हैं APIPA रेंज। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग। इसकी रेंज क्या रहती है? इसकी रेंज रहती है 169.254.0.0 से लेकर 169.254.255.255 तक। ठीक है, इसके बीच, इस रेंज के बीच में अगर कुछ भी आएगा तो वो हमारा हो जाएगा प्राइवेट IP एड्रेसिंग, जो ऑटोमेटिकली देते हैं अगर DHCP सर्वर अनअवेलेबल रहता है। तो ये इसके बीच में ही तो आ रही है रेंज, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स रिगार्डिंग ट्रांसमिशन डिले एंड प्रोपेगेशन डिले? इनके बारे में क्या फॉल्स है? ट्रांसमिशन डिले डिपेंड करता है फ्रेम साइज़ के ऊपर, तो ये बिल्कुल ठीक है, फ्रेम साइज़ जितना होगा उतना ही ट्रांसमिशन में डिले हो जाएगा। प्रोपेगेशन डिले जो होता है वो डिपेंड करता है मेनली ऑन द डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना प्रोपेगेशन में टाइम लगेगा, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज़ कर देंगे बैंडविड्थ को तो रिड्यूस कर देगा ट्रांसमिशन डिले को, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डेटा फास्टली सेंड हो सकेगा। अगर हमने बैंडविड्थ को इंक्रीज़ कर दिया तो इंक्रीज़ कर देंगे बैंडविड्थ को तो रिड्यूस हो जाएगा हमारा प्रोपेगेशन डिले, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रोपेगेशन डिले जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है बैंडविड्थ के। अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे बैंडविड्थ को तो उसका प्रोपेगेशन डिले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ABC। फॉल्स बताना है तो फॉल्स हमारा D हो जाएगा। ट्रांसमिशन डिले क्या होता है? ट्रांसमिशन डिले पूछ लिया जाए, इसका फॉर्मूला होता है फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ठीक है, और
प्रोपेगेशन डिले क्या होता है? प्रोपेगेशन डिले होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय प्रोपेगेशन स्पीड, राइट। बैंडविड्थ जो होती है, अब बैंडविड्थ है ना, ये बैंडविड्थ अफेक्ट करती है ट्रांसमिशन डिले को और डिस्टेंस अफेक्ट करता है प्रोपेगेशन डिले को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सबनेट मास्क प्रोवाइड द लार्जर नंबर ऑफ होस्ट। अब लार्जर नंबर ऑफ होस्ट किस में प्रोवाइड होंगे, किस सबनेट के अंदर प्रोवाइड हो रहे हैं? लार्ज नंबर ऑफ होस्ट, वैसा वैसा ही क्वेश्चन है, राइट। तो इसके अंदर देखेंगे हम /24 है, यानी कि इसके अंदर इतने 1 है, रेस्ट 0 है, 2⁸8, यानी कि इतने इसके अंदर होस्ट पॉसिबल है, -2 कर देंगे हम इसके अंदर ये आ जाएगा 256 -2 यानी कि 254, इतने होस्ट पॉसिबल हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 26 के अंदर कितने होस्ट पॉसिबल हैं? 26 है, यानी कि 24 के बाद 2 और 1 आएंगे यहाँ पे, जैसे ये 000 था, ये था 0000, लास्ट ऑक्टेट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर कितने आ जाएंगे? 1 2 1 आएंगे, ठीक है। इसके अंदर कितने आ जाएंगे? 1 2 3 आ जाएंगे, और इसके अंदर 1 2 3 4 आ जाएंगे, बाकी रेस्ट 0, ठीक है। तो एक मिनट, अब इसके अंदर 26 बोला था ना, तो कितने बच गए? 0 1 2 3 4 5 6 बच गए, तो 2⁶ -2, इसमें 2⁵ -2, इसमें 2⁴ तो 2⁶ -2 कर देंगे अगर हम, तो कितना बचा? 62, इसके अंदर 30 और इसके अंदर 14, ठीक है। तो हमें बताना था कि लार्जेस्ट किस में हमें मिलेंगे होस्ट, तो वो मिलेगा डी के अंदर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज डी। नाउ विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग वी लेंस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। वी लेंस के रिगार्डिंग हमें बताना है क्या स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। डिवाइसेस इन डिफरेंट वी लेंस, डिफरेंट वी लेंस के अंदर जो डिवाइसेस होंगे वो रिक्वायर लेयर 3 राउटिंग कम्युनिकेशन के लिए। ईच वी लैन रिप्रेजेंट अ सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन, सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन को रिप्रेजेंट करता है हर वी लैन। अ स्विच पोर्ट कैन बिलोंग टू ओनली 1 वी लैन इन ऑल सिचुएशन, जो स्विच पोर्ट है हमेशा एक ही वी लैन को बिलोंग करता है हर सिचुएशन में, तो ये गलत लग रहा है अभी तक। वी लेंस रिड्यूस करता है अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट को, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट को क्या किया जाता है, इसके अंदर रिड्यूस किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक था, ये भी बिल्कुल ठीक है, और डी भी बिल्कुल ठीक है। जो रॉन्ग है ना वो ये है कि एक स्विच पोर्ट हमेशा एक ही वी लैन को हर सिचुएशन में यूज़ करेगा, बिलोंग करेगा उसको, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब इसमें एक बात देखिए, जो एक्सेस पोर्ट होंगे ना, एक्सेस पोर्ट वो एक वी लैन को यूज़ करते हैं। ट्रंक पोर्ट होंगे वो मल्टीपल वी लैन को यूज़ करेंगे। 1 वी लैन होगा वो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को यूज़ करते हैं, और जो इंटर वी लैन कम्युनिकेशन होती है वो रिक्वायर्स लेयर 3 राउटिंग, ठीक है। नाउ विच प्रोटोकॉल violates the common assumption that layer 7 always uses TCP, कि लेयर 7 में हमेशा TCP ही यूज़ होगा। वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो वॉयलेट करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेयर 3 के जो लेयर 7 है उसके प्रोटोकॉल ज़रूरी नहीं है कि TCP यूज़ करेंगे, वो UDP को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा है, वो हमने अभी उस पर क्वेश्चन देखा था। HTTP जो क्या यूज़ कर रहा था, TCP, HTTPS भी TCP, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी भी आ गई तो TCP ही यूज़ होगा क्योंकि रिलायबिलिटी का इशू हो गया। SMTP में भी TCP, बचा क्या ये, इसमें UDP यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से प्रोटोकॉल UDP यूज़ करते हैं, कौन से प्रोटोकॉल TCP यूज़ करते हैं, और हर प्रोटोकॉल का जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है हर किसी का आपको पोर्ट नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे HTTP का क्या है 40, इसका क्या है 443, DNS का 53, SMTP का क्या 25, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पोर्ट नंबर के ऊपर क्वेश्चन आ गया। SSH इसका पोर्ट नंबर क्या है, तो इसका पोर्ट नंबर होता है 22। FTP कंट्रोल है, इसका प्रोटोकॉल क्या होता है, FTP कंट्रोल का होता है 21। टेलनेट का क्या होता है, टेलनेट का होता है 23, और FTP डेटा का होता है 20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा P का 2, FTP का 1, टेलनेट का 23, और इसका ये, तो ये करेक्ट आंसर इज ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग HTTP इज इनकरेक्ट। HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, तो बिल्कुल स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, क्योंकि हर रिक्वेस्ट क्या रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है। तो इसी वजह से इट डज नॉट रिमेंबर प्रीवियस रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हर एक रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंट रहेगी, इसके अंदर से स्टेटलेस है। TCP का यूज़ करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। HTTP मेंटेन करता है सेशन स्टेट ऑटोमेटिकली बिटवीन द रिक्वेस्ट के बीच में वो मेंटेन करता है सेशन की स्टेट को, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये नहीं मेंटेन करता अपने आप से, ठीक है। तो ये इसका गलत लग रहा है। कुकीज़ कैन बी यूज टू मेंटेन सेशन इन्फॉर्मेशन, सेशन इन्फॉर्मेशन को ही तो मेंटेन करती है कुकीज़, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से गलत बताना था, तो वो सी ही गलत है इसके अंदर, ठीक है। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, क्या ट्रू नहीं है? नेट मीन्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट मॉडिफाई करता है IP हेडर इंफॉर्मेशन को ड्यूरिंग पैकेट फॉरवर्डिंग। ऑब्वियस है, क्योंकि पैकेट को फॉरवर्ड करना है, तो IP हेडर के अंदर जो जहाँ तक गया है, जैसे ये यहाँ मेन सेंडर था, ये मेन रिसीवर था, इसके बीच में विद इन वेरियस डिवाइसेस के पास भी तो जाएगा ना ये। तो उस हेडर है, उसके अंदर जो रिसीवर है, किसके पास पहुँचा, फिर किसके पास पहुँचा, तो वो इन्फॉर्मेशन अपडेट होती जाएगी, तो ये मॉडिफाई तो करेगा, तो बिल्कुल ठीक है। नेट कैन रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पब्लिक IPv4 एड्रेस, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। पब्लिक IP एड्रेसेस की कंजप्शन को ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, क्योंकि by allowing multiple private host to share a one public IP। जैसे एक बिल्डिंग है, सपोज ये इसके अंदर 1 2 3 4, सपोज ये IP एड्रेस ही है, 1 अलग IP एड्रेस है, एग्ज्यूम कर लो 1 अलग IP एड्रेस, 2 अलग, 3 4 5 6 7 ये सारे प्राइवेट IP एड्रेस हैं। सिमिलरली एक यहाँ बिल्डिंग है, इसके भी अलग अलग IP एड्रेस हैं। जो प्राइवेट IP एड्रेस है वो सेम हो सकते हैं, लेकिन ये सारे शेयर कर रहे हैं एक पब्लिक IP एड्रेस को। वो सपोज कर लो 34 है, ठीक है, ये सपोज है 40, ठीक है, ये 40 IP एड्रेस को सपोर्ट कर रहा है, ये 34 IP एड्रेस को, ठीक है। अब इसने 4 ने इसको भेजना है एड्रेस अपना, और डेटा भेजना है, तो ये पहले इस पब्लिक IP एड्रेस के पास जाएगा, फिर यहाँ से स्विच करता वो इस IP एड्रेस के पास जाएगा पब्लिक, फिर वो रिजोल्व करके इसको 7 के पास भेज देगा। तो ये होता है नेट यानी कि प्राइवेट को पब्लिक के पास भेजना, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यही तो हुआ ना, कि प्राइवेट एड्रेस के मैसेज को किस तरह से सेंड किया जाएगा, ठीक है। अब नेट एलिमिनेट करता है नीड फॉर राउटिंग बिटवीन नेटवर्क्स, एलिमिनेट कर देता है राउटिंग को। राउटिंग तो अभी भी हमें दिख रही है ना, क्योंकि अब जब यहाँ पे आ गया उसके बाद तो ये किसी पाथ को फॉलो करेगा, तो ये गलत है। नेट में कॉम्प्लिकेट, एक मिनट दिख नहीं रहा, नेट में कॉम्प्लिकेट एंड टू एंड डिलीवरी को कॉम्प्लिकेट करता है। ये बिल्कुल ठीक दे रखा है, क्योंकि इसके अंदर प्राइवेट एड्रेसेस है वो हिडन रहते हैं, वो नहीं पता लगते, हमें सिर्फ पब्लिक IP एड्रेस पता होता है। इसके अंदर कितने प्राइवेट एड्रेस है हमें उसकी कोई नॉलेज नहीं होती, इसीलिए कॉम्प्लिकेट कर देता है एंड टू एंड डिलीवरी को, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये C, जो ट्रू नहीं है। विच फील्ड इज नॉट मॉडिफाइड बाय द राउटर, कौन सी फील्ड राउटर मॉडिफाई नहीं करता वाइल फॉरवर्डिंग एन IPv4 पैकेट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो हम देखेंगे नेट के बिना राउटर्स डज नॉट चेंज सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेस। नेट के अंदर ही होता है जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन चेंज होते रहते हैं, ठीक है, बाकी सब में चेंज नहीं होता। राउटर सिंपल फॉरवर्ड करता है IPv4 पैकेट को कुछ फील्ड्स को अपडेट करके, लेकिन जो सोर्स है, सोर्स IP एड्रेस वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल जो हम राउटिंग करते हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर अब कौन सी फील्ड चेंज नहीं होती, TTL है, हेडर चेकसम है, सोर्स IP है, या फिर डेस्टिनेशन, तो इसमें सोर्स ही चेंज नहीं होता, यही मैं आपको बता रही थी, ठीक है। TTL चेंज होता है, मॉडिफाई किया जाता है TTL को, क्योंकि राउटर डिटरमाइन करता है TTL वैल्यू कितनी है हर एक होप के बाद, तो ये चेंज होती रहेगी इसकी वैल्यू। हेडर चेकसम है वो भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि TTL चेंज होएगा तो IPv4 हेडर जो है चेकसम वो दोबारा से रिकैलकुलेट किया जाएगा। डेस्टिनेशन मैक भी चेंज होगा, हर होप के पास राउटर क्रिएट करेगा न्यू लेयर 2 फ्रेम, ठीक है, जिसका अलग क्या होएगा, नेक्स्ट होप जिस मैक एड्रेस होगा, मैक एड्रेस सॉरी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ठीक है। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेंज होता जा रहा है ना, तो जो फिक्स है वो है सोर्स IP एड्रेस। नाउ विच मैसेज इज नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड DHCP डोरा प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं आजकल। तो DHCP की डोरा प्रोसेस में क्या होता है, DORA,
ठीक है। डी मीन्स डिस्कवर, ओ मीन्स ऑफर, आर मीन्स रिक्वेस्ट और ए मीन्स एक्नॉलेज। ठीक है, ये होती है प्रोसेस। डिस्कवर के अंदर क्लाइंट ब्रॉडकास्ट करता है टू फाइंड द डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी सर्वर को फाइंड करने के लिए डिस्कवरिंग की जाती है। ऑफर में क्या होता है, डीएचसीपी सर्वर ऑफर करता है आईपी एड्रेस को। रिक्वेस्ट के अंदर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, जो जितने भी जैसे 1 2 3 4 5 6 ये ऑफर्ड आईपी एड्रेस है, उसमें से उसने एक सेलेक्ट कर दिया, जैसे ये सेलेक्ट कर दिया तो इसकी रिक्वेस्ट भेजेगा इसके पास। ठीक है, क्लाइंट रिक्वेस्ट द ऑफर्ड आईपी एड्रेस, फिर एक्नॉलेज आएगी कि सर्वर कंफर्म करेगा आईपी असाइनमेंट को। तो ये होता है डोरा प्रोसेस। अब इसमें से क्या पार्ट ने, डिस्कवर था, ऑफर है, रिक्वेस्ट है, रिजोल्व कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्या ट्रू नहीं है। राउटर एक्सचेंज करते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन ओनली विद देयर नेबर, इमीडिएट नेबर्स के साथ। तो इसमें बताना है क्या ट्रू नहीं है। तो इमीडिएट नेबर के साथ ट्रू एक्सचेंज किया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। राउटिंग डिसीजंस आर बेस्ड ऑन डिस्टेंस मैट्रिसेस, डिस्टेंस मैट्रिसेस के बेस पे राउटिंग डिसीजंस लिए जाते हैं इस राउटिंग प्रोटोकॉल में, बिल्कुल ठीक है। एवरी डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल यूज़ करता है होप काउंट एज इट्स राउटिंग मैट्रिक्स, नहीं ये डिस्टेंस को यूज़ करता है ना कि इसको, तो ये गलत दे रखा है। काउंट टू इन्फिनिटी इज़ अ पॉसिबल प्रॉब्लम, ये काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम इसी के अंदर आती है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर ही आती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम और जो हमारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको कवर करेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।